हेलो दोस्तों, जैसा कि आपके सीटेट जुलाई 2023 एग्ज़ाम को लेकर के सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं, तो इसे आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों, सीटेट ईवीएस को लेकर के अगर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, ईवीएस जो है जैसा कि एनसीईआरटी बुक से पूछा जाता है, तो उसे मैंने आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो फोल्डर वहाँ मिल जाएगा सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी के नाम से, और उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की है, चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आप क्लास 3rd 4th 5th की जो आपकी बुक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे टॉपिक को हमने कवर किया है, उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन वहाँ से सीधे सीधे ईवीएस के जो 15 नंबर के फैक्ट आते हैं वहाँ से पूछे जाते हैं। और इस बार जो आपने देखा होगा सीटेट 2022-23 का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो थे वो मीन्स उसका लेवल थोड़ा हाई था। 2-3 क्वेश्चन इस तरह से इधर उधर से पूछा था, तो उस जिस टॉपिक से क्वेश्चन किया गया है उस टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे। तो जल्द ही मैं ईवीएस की और जो आपका मैथ है, सीटेट मैथ है, ये सारी क्लासेस जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगी, मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगी। तब तक आप लोग दोस्तों जो है एनसीईआरटी बुक पूरी पढ़ लीजिए, वहाँ पे अपलोड है। और जैसे आप अगर बुक उठा के पढ़ते हैं या बहुत से बच्चों को बुक मिल नहीं पाती हैं, तो आप जो वहाँ पे पढ़ेंगे ना, तो वो आपको जो मेन टॉपिक है आपका, जहाँ से सीटेट बार बार क्वेश्चन पूछता है, मैंने उन सबको बहुत डिटेल में बताया है। उस सारी चीज़ें आप जो है देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप देख लेंगे दोस्तों तो जो 15 नंबर फैक्ट के आते हैं आपके क्वेश्चन, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, आपके वहीं से आएंगे। हाँ, 2-3 नंबर जो इस बार कुछ 2-3 क्वेश्चन नए देखने को मिले हैं, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। मैंने बताया जैसा कि जल्दी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन हम लोग। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग इसकी इधर उधर हो गई है वर्ड की, तो मैं यहाँ पे पूरा पढ़ती हूँ, आप लोग जो है नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, किसके अलावा किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित, यहाँ तक दोस्तों आपका सही है, निम्नलिखित तक, किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित, यहाँ से जो है थोड़ा वर्ड इधर उधर कर दिया गया है, तो मैं इसको पूरा पढ़ती हूँ, आप लोग जो है क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिए। इसमें से किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है, इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन ए है संदर्भगत, बी है अवयवभूत, सी है सामाजिक, डी है अनुभविक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। दोस्तों स्टेनबर्ग ने जो है, इन्होंने जो है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या है तथा वह सूचनाओं को किस ढंग से प्रक्रमित करता है, यही बुद्धि है, इनके द्वारा जो है बताया गया है। और दोस्तों त्रितंत्र सिद्धांत के जो है 3 उप सिद्धांत हैं। संदर्भात्मक जो है उप सिद्धांत, जैसा कि ऑप्शन ए आप देख पा रहे होंगे। सेकंड है अनुभवजन्य, जिसे अनुभविक कहते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। और तीसरा जो है घटक उप सिद्धांत या फिर अवयव जिसको बोलते हैं। तो ये 3 सिद्धांत इनके उप सिद्धांत हैं, किसके, त्रितंत्र सिद्धांत के। तो इसमें से पूछा है किसके अतिरिक्त, इसमें से 3 हैं, तो ये सामाजिक के अतिरिक्त हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ये तीनों तो हैं ही। इसमें से पूछा है किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबंधित किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, बी है सामान्य बुद्धि, सी है विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, डी है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है। दोस्तों देखिए, हार्वर्ड गार्डनर की अगर हम लोग बात करें तो इनका जो बुद्धि का सिद्धांत है ये प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। इनके अनुसार जो है दोस्तों बुद्धि कोई एक तत्व तो नहीं है, बल्कि जो ये कई जो है भिन्न भिन्न या अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व है। प्रत्येक बुद्धि जो है एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, ऑप्शन डी ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थ फ च ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन ए है स्वनिम, बी है रूपिम, सी है लेखिम, डी है शब्दिम। दोस्तों देखिए, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। थ फ च ध्वनियाँ हैं, ये पूछा गया है। हिंदी स्वनिम में दोस्तों 2 स्तर होते हैं, एक जो होता है कथ्य होता है और दूसरा अभिव्यक्ति होता है। और अभिव्यक्ति में 2 मूलभूत इकाइयाँ होती हैं, जिसे स्वनिम तथा रूपिम कहते हैं, ठीक है। स्वनिम जो है दोस्तों ये अपेक्षाकृत अधिक मूलभूत इकाई है,
इसलिए जो है थ फ च ध्वनियाँ हैं ये क्या है, स्वनिम में आएंगी। ऑप्शन ए आपका जो है ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को, ऑप्शन ए है लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बी है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, सी है अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, डी है कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग भी अपने आंसर करिए। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। दोस्तों देखिए, कक्षा में शिक्षक को जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए हमेशा जो है लड़के व लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ऑप्शन बी ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कभी भी जो है शिक्षक को कक्षा में लड़के व लड़कियों में किसी भी भूमिका पर भेदभाव नहीं करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। ऑप्शन ए है वैयक्तिक शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, बी है वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, सी है शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, डी है यह समझने के लिए क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। वैयक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए नहीं, वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए ये भी नहीं होगा, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए ये भी नहीं। ऑप्शन डी दोस्तों, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं, ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। ऑप्शन ए है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, बी है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना, सी है शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, डी है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। जैसा कि इसमें कुछ वर्ड आपको दिखा होगा और आप जो है आंसर समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इतना जो है पिछली जो इतनी वीडियो मैंने आप सभी को बताई है, डिटेल में सारी चीज़ों को समझाया है कि कहाँ पे आपको कौन सा वर्ड यूज़ करना है, किस तरह से कौन सा पॉजिटिव वर्ड है, तो आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। ऑप्शन बी दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। ऑप्शन ए है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, बी है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सी है सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर, डी है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। सतत और व्यापक मूल्यांकन इस पर किस पर बल देता है, ये आपको बताना है। दोस्तों देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चे के आकलन की निरंतर चलने वाली विकासात्मक प्रक्रिया होती है और इस मूल्यांकन में प्रक्रिया के द्वारा शिक्षण अधिगम के समय ही जो है शिक्षक को छात्रों के सीखने की प्रगति और कठिनाइयों के बारे में जो है निरंतर जानकारी मिलती रहती है इस मूल्यांकन पे, सतत और व्यापक मूल्यांकन में। ठीक है, कि बच्चा कहाँ पे जो है कठिनाइयाँ, किस समय वो कठिनाइयाँ कर रहा है, कैसी प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसा निदान, क्या उपचार करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन सी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। ठीक है, उससे जो है समझा जाता है टीचरों के द्वारा उसी टाइम कि बच्चे कौन सी गलतियां कर रही हैं, उन्हें कौन सी सीखने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीज़ें। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय आधारित आकलन। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, बी है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सी है सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, डी है परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। विद्यालय आधारित इसमें से आकलन कौन सा इसमें करेक्ट होगा, ये आपको बताना है। शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, ये आपका नहीं होगा। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, ये भी नहीं होगा। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। ऑप्शन डी दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम,
बी है शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, सी है सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, डी है सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करना। सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है? तो दोस्तों ये सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? ऑप्शन ए है पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग समझिए, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं, इनमें से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। बी है पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। सी है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। डी है मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? दोस्तों पोलियोग्रस्त बच्चे एक गाना प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों ये निगेटिव वर्ड है, इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं करने हैं। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में, ये भी आप देख पा रहे होंगे, इस तरह का वर्ड को यूज़ नहीं करना है बच्चों के साथ। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त, ये भी नहीं होगा। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? ये दोस्तों ऑप्शन डी ये आपका करेक्ट और सबसे उचित आंसर होगा, यानी जो शिक्षक द्वारा कहा जाएगा ये सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी आज के 10 क्वेश्चन। आप लोगों को कैसे लगे? अच्छे लगे होंगे तो लाइक करिएगा, और जो है आप इन 10 क्वेश्चन में कितना कर पाए ये भी ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर स्टूडेंट तक पहुंच सके। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।